नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान के कुछ अहम हिस्सों पर। जी। ये किताब का ऑडियो संस्करण हमारे पास है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि रामेश्वरम की गलियों से निकला एक साधारण सा लड़का कैसे भारत के इतने बड़े मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम का चेहरा बन गया। हाँ, और इसमें देखने वाली बात यह है कि कहानी की शुरुआत बहुत ही कह सकते हैं जमीनी है। रामेश्वरम का एक आम तमिल परिवार, पिता जैनुलाब्दीन, वो कोई बहुत पढ़े लिखे या अमीर नहीं थे, पर समझदार और अनुशासित थे, और माँ आशियम्मा बहुत दयालु। तो एक तरह का आप कहिए इमोशनल सपोर्ट बचपन से मिला। हाँ, और कुछ लोग थे जिनका शुरुआती असर बहुत गहरा रहा, जैसे उनके दोस्त भी थे और बहनोई भी, अहमद जलालुद्दीन। हाँ, जलालुद्दीन। उन्हीं से शायद वो विज्ञान और दुनियादारी की बातें सीखते थे। फिर एक चचेरे भाई शमसुद्दीन का जिक्र है। शमसुद्दीन, हाँ, वो अखबार बांटने वाला काम। हाँ बिल्कुल, विश्व युद्ध के टाइम पे शायद वो पहली कमाई थी, पहली जिम्मेदारी का एहसास। सही बात है। और एक टीचर का भी जिक्र जरूरी है, अयादुर्रे सोलोमन। अच्छा। उन्होंने सिखाया कि भाई अगर किसी चीज की गहरी इच्छा हो, पूरा यकीन हो और उम्मीद रखो तो रास्ते बनते हैं। और ये चीजें कहीं ना कहीं घर से भी मिली थी। जैसे पिता से ईमानदारी, अनुशासन, और माँ से वो नेकी और दया में भरोसा। ये सब विरासत में मिला था। फिर पढ़ाई का सफर शुरू होता है। रामेश्वरम छोड़ा, रामनाथपुरम गए, श्वार्ट्स हाई स्कूल जी। फिर त्रिची, सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी। पर यहाँ एक मोड़ आया है ना, जब लगा कि फिजिक्स नहीं। हाँ, लगा कि भाई ये मेरा फील्ड नहीं है, इंजीनियरिंग ज्यादा खींच रही थी। और फिर गए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। MIT वाला किस्सा तो आसान नहीं था एडमिशन। बिल्कुल नहीं, फीस का मसला था। और तब उनकी बहन जोहरा ने अपने सोने के कंगन और चेन बेच दिए। ओहो। इस बात का, इस त्याग का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा, ताउम्र रहा। वहीं उन्होंने फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चुनी। और वहाँ अच्छे प्रोफेसर भी मिले होंगे। हाँ, जैसे प्रोफेसर स्पॉन्डर, पंडलई, नरसिम्हा राव। इन लोगों ने उनकी सोच को, उनके हुनर को तराशा। ये बहन वाला वाकया तो सच में बहुत असरदार है। खैर, फिर करियर शुरू हुआ, HAL में ट्रेनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाँ, फिर रक्षा मंत्रालय में साइंटिफिक असिस्टेंट, और फिर ADE बेंगलोर गए। ADE, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। वहाँ उन्होंने वो हॉवरक्राफ्ट बनाया था, नंदी। हाँ, भारत का पहला स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट बनाने की कोशिश थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट कुछ वजहों से, शायद विवादों से बंद हो गया। निराशा हुई होगी काफी। बहुत जाहिर है, लेकिन शायद यही निराशा एक मौके की तरह आई। उनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर विक्रम साराभाई से। ओह, द विक्रम साराभाई, ये तो बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। बहुत बड़ा। साराभाई ने ही उन्हें INSPR में रॉकेट इंजीनियर के तौर पे चुना, मतलब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। और फिर तो गाड़ी चल पड़ी, नासा में ट्रेनिंग भी ली। हाँ, और 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, नाइकी अपाचे। भले ही अमेरिकी रॉकेट था, पर शुरुआत तो हुई। बिल्कुल, भारत के लिए स्पेस एज की शुरुआत थी वो। और यहीं से जुड़ा था प्रोफेसर साराभाई का बड़ा सपना, अपना लॉन्च व्हीकल बनाने का, SLV। एग्जैक्टली, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ताकि भारत अपने सैटेलाइट खुद भेज सकें। और इसकी जिम्मेदारी मिली कलाम साहब को, SLV-3 प्रोजेक्ट। लेकिन ये सफर आसान नहीं था, निजी जीवन में भी मुश्किलें आई। हाँ, उसी दौरान उनके बहनोई जलालुद्दीन गुजर गए, फिर माता पिता भी नहीं रहे। वो व्यक्तिगत रूप से बहुत मुश्किल दौर था। और फिर वो 1979 का दिन, SLV-3 की पहली उड़ान फेल हो गई। ओ हाँ, वो एक जबरदस्त झटका था। सालों की मेहनत, उम्मीदें सब पानी में मिलती दिखी। सोच सकते हो, गहरा सदमा था। लेकिन यहाँ एक लीडर की पहचान होते हैं। उन्होंने नाकामी की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली। ये बड़ी बात है। और उस वक्त जो VSSC के डायरेक्टर थे, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, उन्होंने बहुत सहारा दिया। सिर्फ तसल्ली नहीं, बल्कि हिम्मत दी कि भाई असफलता को मानो, उससे सीखो। और सीखा भी, क्योंकि ठीक 1 साल बाद ही, हाँ, 1980 में SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया। क्या बात है, ये तो ऐतिहासिक पल था भारत के लिए। बिल्कुल, भारत उन गिने चुने देशों में आ गया जो खुद सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। इसी के बाद उन्हें पद्म भूषण मिला। इसके बाद वो गए DIDL हैदराबाद। हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी डायरेक्टर बनके। और वहां उन्होंने शुरू किया IGM-DP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। हाँ, बहुत।
इसके तहत एक साथ कई मिसाइलें बननी थी। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और सबसे ज्यादा चर्चित अग्नि। अग्नि, इसका सफर तो खासतौर पर मुश्किलों भरा था, है ना? इंटरनेशनल प्रेशर, टेक्नोलॉजी की दिक्कतें, बार-बार टेस्ट टलना, सब कुछ था। आलोचनाएं भी बहुत हुई, हर कदम पर जैसे कोई ना कोई रुकावट थी। पर टीम लगी रही। बिल्कुल, हौसला नहीं छोड़ा और आखिरकार 1989 में अग्नि का सफल परीक्षण हुआ। वो एक बड़ा दिन रहा होगा देश के लिए। यकीनन, वो सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, वो भारत की साइंटिफिक नजरिया भी बहुत अलग है। बिल्कुल, वो कहते थे कि जिंदगी का असली मजा, असली सीख पहाड़ चढ़ने में है, चोटी पर पहुंचने में नहीं। गलतियां ही सिखाती हैं। आत्मनिर्भरता का संदेश तो है ही, और युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा कि भाई आप कहीं से भी आए हो, मुश्किलें कितनी भी हो, अगर इरादा पक्का है तो रास्ता निकलता है, ईश्वर साथ देता है। अंत में वो बहुत विनम्रता से अपनी बात रखते हैं, बस एक उम्मीद कि शायद उनकी कहानी किसी निराश युवा को थोड़ी हिम्मत दे सके। हाँ। और यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, अग्नि, ये जो नाम उन्होंने मिसाइल को दिया, क्या वो सिर्फ एक हथियार था या वो उस अंदरूनी आग, उस जज्बे का प्रतीक था जिसे वो हर भारतीय में जलाना चाहते थे? एक ऐसी आग जो शायद ज्ञान से, आत्मनिर्भरता से तरक्की के आसमान को रोशन